बच्चों, आज की क्लास में हम चैप्टर 10 वर्क एंड एनर्जी, इसकी जो एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 16 टू 21 उन्हें समझ लेते हैं। तो दो वीडियो बनाकर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 टू 15 आपको समझा दिए थे, वो वीडियो भी आप देख लेना। तो अभी हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। अपनी बुक निकालिए, ये पेज नंबर होगा 125। इसमें कहता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज मूविंग ए कांस्टेंट वेलोसिटी v, हाउ मच वर्क शुड बी डन ऑन द ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट टू रेस्ट। तो जब भी कोई चीज चल रही है उसे रोकने के लिए हमें कुछ फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। जैसे कार चल रही है तो ब्रेक लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो जब हम फोर्स लगाएंगे उसके ऊपर तो मतलब कुछ उसके ऊपर कार्य होगा। अब वो पूछ रहा है कि कितना कार्य होगा इस पे। इसका मास m है, वेलोसिटी v है। तो वेलोसिटी है मतलब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मतलब इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। एंड व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? ये आपको फॉर्मूला मैंने पहले ही आपको बता के समझा दिया था, 1/m × v²। इतनी इसके अंदर एनर्जी है जब ये मूव कर रहा है विद ए वेलोसिटी v। अगर ये रुक जाएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। अगर वेलोसिटी 0 होगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इसकी? 1/2 मास × 0² = 0। अर्थात इसको रोकने के लिए हमें उतना वर्क करना पड़ेगा जितनी किसकी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। इसके ऊपर फोर्स लगानी पड़ेगी रिवर्स डायरेक्शन में। मान लीजिए ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है तो हमें फोर्स ऐसे लगानी पड़ेगी ताकि एक नेगेटिव वर्क इसके ऊपर हो और इवेंचुअली इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए। तो इसके ऊपर जो हमें वर्क करना पड़ेगा वो होगा -1/2 mv²। माइनस का मतलब क्या है? द फोर्स विल बी इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएंगे। कितने फोर्स लगाएंगे? ताकि इसके ऊपर इतना वर्क हो। तो इसके ऊपर हमें इतना वर्क करना पड़ेगा। माइनस साइन हमें शो कर रही है कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, द वर्क विल बी इतना एंड द फोर्स अप्लाइड विल बी इन ए डायरेक्शन, फोर्स विल बी अप्लाइड in a direction opposite to its movement। विपरीत दिशा में होनी चाहिए। जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके विपरीत दिशा में फोर्स लगाएंगे और अगर इतना वर्क होगा इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी और रुक जाएगा। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पर। इन क्वेश्चन को आप समझ लेंगे तो आपको इनको लिखना भी इजी हो जाएगा और स्टेटमेंट बनाना भी इजी हो जाएगा। कैलकुलेट द वर्क डन टू स्टॉप ए कार ऑफ 1500 किलोग्राम मूविंग एट ए वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर। तो वही क्वेश्चन है जो हमने पिछली बार किया था, 16 से मिलता जुलता है। इसका मास है 1500 kg और इसकी जो वेलोसिटी है वो है 60 km/h। तो हमें जो है इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे?
1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3600 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो ये हो जाएगा 0 0 6 36 2 3 500/3 500/3 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 1/2 mv², 1/2 × 1500 × 500/3 × 500/3। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे, ये आंसर आएगा। अर्थात इस कार की जो काइनेटिक एनर्जी है इतनी है जब ये मूव कर रही है विद द वेलोसिटी ऑफ 60 km/h। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या सीखा था कि अगर इसको रोकना है, मतलब वेलोसिटी जीरो होनी है, तो ये सारी काइनेटिक एनर्जी जीरो होनी चाहिए। कैसे जीरो होगी? हम इसके ऊपर इतना ही वर्क करेंगे, इतना वर्क करेंगे नेगेटिव। नेगेटिव इन द सेंस इसकी जो फोर्स लगाएंगे उसकी डायरेक्शन विपरीत होनी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट इस साइड है और फोर्स इस साइड है। इस फोर्स लगाने से ये वर्क होगा जो इसके बराबर है, इसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। तो चूंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव वर्क है, ये जीरो हो जाएगा। जो जितनी इसकी काइनेटिक एनर्जी है उतना ही वर्क हमें इसके ऊपर करना पड़ेगा, लेकिन ये ध्यान रखना है कि फोर्स की डायरेक्शन इसके विपरीत होनी चाहिए। तो ये एक्चुअली 16 और 17 सेम क्वेश्चन है, सिर्फ अंतर ये है कि यहाँ पे इन्होंने आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, 16 में नंबर्स नहीं दिए थे। तो इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लीजिए। बेसिकली इसमें यह है कि काइनेटिक एनर्जी को जीरो करना है, उतना ही वर्क होगा जितनी इसकी काइनेटिक एनर्जी है, और डायरेक्शन होगी विपरीत, ताकि जो वर्क हो नेगेटिव हो। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो वो देखिए, 3 ऑब्जेक्ट बताए इन्होंने, इसके ऊपर ऐसे फोर्स लग रही है और ये ऐसे मूव कर रहा है। इस पर फोर्स भी ऐसे लग रही है और ये मूव भी ऐसे कर रहा है। इसके ऊपर फोर्स ऐसे लग रही है और ये मूव ऐसे कर रहा है। तो बता रहे हैं कि किस सिचुएशन में वर्क जीरो होगा, किस में पॉजिटिव होगा, किस में नेगेटिव होगा। तो मैं एक आंसर बताता हूं, इसमें वर्क नेगेटिव होगा, जीरो होगा, क्योंकि ये एंगल 90 का है। इसमें वर्क होगा, इसमें भी होगा, लेकिन किस में पॉजिटिव है, किस में नेगेटिव है, अब आप खुद सोचिए, क्योंकि मैंने आपको कई बार समझाया था कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन से हमें पता लगता है कि वर्क पॉजिटिव होगा कि वर्क नेगेटिव होगा। तो आप खुद सोचिए इसमें क्या साइन लगाना है, हमने प्लस लगाना है कि माइनस लगाना है। आप देखिए इसकी डायरेक्शन फोर्स की और उसकी मूवमेंट की, वहां से आप आंसर पता करिए। Sony says that the acceleration in an object could be zero even when several forces are acting on it. Do you agree with this? Why? एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर कई फोर्सेस लगी हुई हैं, लेकिन उसकी एक्सेलरेशन जीरो है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 19। एक्सेलरेशन जीरो है। तो अभी हम जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए। अगर a जीरो है तो फोर्स हो जाएगा m इंटू जीरो इज जीरो, अर्थात इसके ऊपर नेट फोर्स जो लग रही है वो जीरो है।
अब वो लेकिन बोल रहे हैं कि बहुत सारी फोर्सेस काम कर रही हैं, तो उसमें फिर क्या सिचुएशन बनती है? सिचुएशन ये बनती है कि सभी फोर्सेस को जब हम नेट निकालते हैं तो वो जीरो हो जाती हैं, वो सब एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करती हैं। मान लीजिए एक फोर्स ऐसी है, दूसरी ऐसी है, ये एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर रही हैं। जितना अमाउंट इसका है उतना अमाउंट इसका है। मान लीजिए एक फोर्स ऐसे लग रही है और दूसरी ऐसे लग रही है विपरीत दिशा में, ये भी बराबर है, ये F1 है, ये F2 है, मान लीजिए, सॉरी, ये दोनों बराबर हैं। तो जो कि विपरीत दिशा में है इसका जीरो हो जाएगा, विपरीत दिशा में है जीरो हो जाएगा। ऐसे भी मान लो फोर्स लग रही है, ऐसे भी लग रही है, ये F3 है, ये F3 है। अपोजिट फोर्सेस हैं, इक्वल फोर्सेस हैं, अपोजिट फोर्सेस हैं, इक्वल फोर्सेस हैं, अपोजिट है, इक्वल है, तो सबका जो नेट इफेक्ट क्या होगा? जीरो। तो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर नेट फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो होगी। अगर नेट फोर्स पॉजिटिव है, मतलब उसका कुछ वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, तो उसमें एक्सेलरेशन होगी। एक्सेलरेशन जीरो, force zero. That means net force is zero. Net force acting on the body is zero. On the object is zero. ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, तभी एक्सेलरेशन जीरो बनती है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पे। Find the energy in joules consumed in 10 hours by 4 devices of 500 watt each. एक डिवाइस है, उसकी रेटिंग है 500 वाट्स, नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं 4, टाइम है 10 आवर्स। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि दोनों को मल्टीप्लाई, इसको किलोवाट में कर लेते हैं, 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 0.5 किलोवाट, क्योंकि 1 किलोवाट आवर होता है 1 यूनिट। तो पावर कंज्यूम्ड इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10 आवर्स। तो ये एक डिवाइस की कंजम्पशन है। मान लीजिए घर में 4 चीज़ें लगी हुई हैं, फैन भी चल रहा है और रेफ्रिजरेटर भी चल रहा है और आप प्रेस भी कर रहे हैं कपड़े और लाइट्स भी चल रही हैं, तो हर एक की कंजम्पशन हो रही है। तो जितने डिवाइस हैं उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 20 किलोवाट आवर। तो ये इसकी कंजम्पशन है 20 किलोवाट आवर। तो 20 किलोवाट आवर को आप जूल्स में भी, अगर आपसे पूछा जाए इसको जूल्स में बताना तो जूल्स में भी बता सकते हैं। ये मैंने आपको सिखाया, इस क्वेश्चन में नहीं है, क्वेश्चन में यहां तक आंसर कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर आपसे पूछें कि इसका जूल्स में आंसर बताइए, तो आप क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे 36, 1, 2, 3, 4, 5, इतने जूल्स बनेगा। तो ये हो जाएगा 72, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10⁶ जूल। और कई बार क्या करते हैं, इस आंसर को डेसिमल में देते हैं, 7.2 कर देंगे। जब 7.2 कर दिया मतलब हमने फिगर छोटी कर दी, 10 से डिवाइड किया, तो 10 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो ये आंसर आएगा। आप ऐसे भी आंसर दे सकते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं। 72 इंटू 10⁶ जूल्स या 7.2 इंटू 10⁻⁷। हमने क्या किया, इसको 10 से डिवाइड किया, ये बन गया 7.2, और यहां से 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे 4 को हम 10 से मल्टीप्लाई करें और 10 से डिवाइड करें, 40/10 इज 4। तो सेम नंबर को हमने
10 से डिवाइड किया और 10 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको 10 से डिवाइड किया, 10 से मल्टीप्लाई किया, तो 7.2 इंटू 10⁻7 जूल्स, ये भी करेक्ट आंसर है। 72 इंटू 10⁻6 जूल्स, ये भी करेक्ट है। 20 किलोवाट आवर्स, ये भी करेक्ट आंसर है। अभी आ जाते हैं इस लास्ट क्वेश्चन पे। A free falling object is eventually stops on reaching ground. What happens to its kinetic energy? ये मान लीजिए एक टावर है, यहाँ से हमने चीज़ छोड़ दी, फ्री फॉलिंग, दैट मीन्स इट इज फॉलिंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, सिर्फ ग्रेविटी की फोर्स इस पर काम करे, इसको नीचे ला रही है। तो जब ये टॉप पर है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी होगी 0। जब ये गिरना शुरू करेगा तो ये बढ़नी शुरू हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। यहां पहुंचेगा, काइनेटिक एनर्जी होगी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी होगी 0। पर ये यहां पे आके रुक गया। जब रुका तो क्या मतलब, वेलोसिटी 0, वेलोसिटी 0 हो गई मतलब काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। तो वो जो एनर्जी थी इसके अंदर, वो उसका क्या हुआ, गिरने के कारण इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी थी। जब ये यहां पर गिरने के बाद रुक गया तो उस काइनेटिक एनर्जी का क्या हुआ। तो काइनेटिक एनर्जी में आप 3-4 चीजें सोच सकते हैं इसके साथ हो सकती हैं। अगर मान लीजिए ये टूट जाता है, ब्रेक कर जाता है, कई बार होता है ना कोई चीज गिराओ नीचे आके टूट जाती है, मान लीजिए आपने शीशे की कोई चीज गिराई टूट जाएगी, तो ब्रेकिंग में कुछ एनर्जी लग जाएगी, एनर्जी कंज्यूम होगी, एनर्जी विल बी कंज्यूम्ड इन ब्रेकिंग। वही एनर्जी है जो काइनेटिक एनर्जी, इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अगर टुकड़े नहीं होता तो डिफॉर्म हो जाए, डिफॉर्म मतलब इसकी शेप बदल जाए। तो शेप बदलने से पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, हमने सीखा था, जैसे धनुष को खींचा उसकी शेप बदल गई। तो शेप बदलने से, कॉन्फ़िगरेशन जो होती है चेंज होने से, पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज इफ देयर इज कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है उसकी शेप चेंज हो रही है, कुछ साउंड पैदा होगी, साउंड एनर्जी, हो सकता है हीट भी पैदा हो थोड़ी सी। तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज हो जाएगी इनटू पोटेंशियल एनर्जी अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है। इट विल चेंज इनटू साउंड एनर्जी अगर साउंड पैदा होती है। इट विल चेंज इनटू हीट एनर्जी अगर हीट पैदा होती है। अगर वो टूट जाता है ऑब्जेक्ट तो उसको ब्रेक करने में वो एनर्जी लग जाएगी, तो एनर्जी ऐसे यूज हो जाएगी। ठीक है, द एनर्जी विल बी यूज्ड इन आइदर ब्रेकिंग द ऑब्जेक्ट, आइदर अगर वो टूटता है तो, और इन चेंजिंग इट्स शेप एंड इट विल बिकम पोटेंशियल एनर्जी। It may produce sound and the kinetic energy will change into sound energy. It may the impact होता है जब टकराती है जमीन, impact में heat produce heat and the kinetic energy will change into heat. तो ये अलग अलग सिचुएशंस है, सभी होंगी नहीं होंगे मालूम नहीं, हमें बताया नहीं क्या ऑब्जेक्ट है। अगर रबर का बॉल है तो वो टूटेगा नहीं, ठीक है नहीं। तो शीशे की चीज़ है टूट जाएगी, टूटने वाली है तो टूटेगी, नहीं टूटने वाली है तो, अगर मान लीजिए कोई मेटल की चीज़ है वो डिफॉर्म हो जाएगी।
साउंड पैदा होगी, हीट होगी नहीं होगी, ये अलग अलग सिचुएशन पे निर्भर करेगा. बट द काइनेटिक एनर्जी कैन चेंज इनटू potential energy, it can change into sound energy, it can change into heat energy, and some energy may be consumed in breaking that object. तो ये हमारा जो सभी क्वेश्चंस हैं चैप्टर 21 के हो गए, तो इनको आप अच्छे से समझ लीजिए. कोई भी पॉइंट आपको लगता है कि आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को समझाइए, बताइए, तो मैं आपको समझा दूंगा. तो ये हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया पूरा साउंड का. तो इसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो आएगा आपका साउंड. उसके बाद में होगा इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज. वो मैं नहीं कराऊंगा बिकॉज माई फोकस इज ऑन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. तो हमारे जो है लास्ट चैप्टर हो जाएगा 11 साउंड, वो अगले वीडियो में हम समझेंगे. तो आप मेरी वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो. थैंक यू.